हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण आई एस पीसेस अकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, हम लोग जो शिक्षक भर्ती है तो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, उसका आज हम लोग सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। जी हाँ, सेट नंबर 2। और सब्जेक्ट कौन है? सोशल साइंस। कौन सा सब्जेक्ट है? तो सोशल साइंस होगा। और बुक की बात की जाए किस पब्लिकेशन का है, तो ये किरण पब्लिकेशन है। इस बुक की अगर खासियत की बात की जाए तो इसमें टोटल 120 क्वेश्चन है एक सीट में। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन है? 120 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 80 क्वेश्चन ये मिलेगा सामाजिक विज्ञान का, और जो 40 क्वेश्चन है वो आपको जो 40 क्वेश्चन पूछेगा समान सभी के लिए वो रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज सेट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। इतिहास है, सेट नंबर 2 है। एक सेकेंड फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू वीर कुंवर सिंह का देहांत या निधन कब हुआ था? इनका 1958 में हुआ था। देखिए सभी ऑप्शन वही है, लेकिन आप तारीख देख लीजिए तो 26 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? 26 अप्रैल। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, ये सूची है, सूची 1 को सूची 2 से मैच कीजिए। पहले देख लेते हैं, फिर मैच किया जाएगा। एहोल प्रशस्ति लेख, इसका संबंध किससे था? इसका संबंध था पुलकेशिन द्वितीय से, यानी 1 का 2। ऑप्शन भी देखा जाए साथ ही साथ। एहोल प्रशस्ति लेख 1 का क्या हो जाएगा? 2 नंबर। 1 का हो जाएगा, एक सेकंड फ्रेंड, 1 का 2 नंबर। तो ये पुलकेशिन द्वितीय था। ऑप्शन 2 देखिए तो ऑप्शन 1 नंबर खत्म हो जाएगा। जूनागढ़ शिलालेख, ये गुजरात का काठियावाड़ से संबंधित था, और काठियावाड़ का शासक था रुद्रदामन प्रथम, यानी 2 का 4। तो 2 का 4 देखिए, ये खत्म, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपको? डी नंबर, यानी 2 का 4 अब हो जाएगा। नासिक गुहालेख, यह है गौतमी पुत्र बलश्री से, यानी 3 का 1 नंबर। और भीतरी स्तंभ लेख, इसका संबंध है तो स्कंदगुप्त से, हो गया, यानी आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। नेक्स्ट, एलिमिनेशन मेथड आप जरूर अप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता के तहत हुआ एकमात्र जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित है? अब देखिए, ये नौका घाट का मतलब ये कहना चाह रहा है कि कहाँ पे पतन था, यानी पोर्ट कहाँ पे था। ठीक है, पोर्ट कहाँ पर था? तो पोर्ट जो था, एकमात्र स्थल है पोर्ट जो है वो लोथल, जो कि भोगवा नदी पर है, और ये गुजरात में है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही ढंग से सुमेलित है? देखिए, ऐसे तो इसके पतन का कई कारण है, लेकिन जो मेन कारण माना गया था वो बाढ़ को माना गया था। ठीक है, बाढ़ आया और वहाँ की आबादी धीरे धीरे, बाढ़ आया, अकाल आया और आबादी धीरे धीरे समाप्त हो गया, वो नदी की वजह से था, इसे माना जाता है। तो इसमें देखिएगा तो ऑप्शन डी सही है, बी एन मिश्र, जो कि भूगर्भस्थलीय परिवर्तन माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी। हल्का जलवायु परिवर्तन भी है, आक्रमण तो नहीं है विदेशी, लेकिन ऑप्शन उपयुक्त जो माना गया वो डी नंबर को। नेक्स्ट, और बाकी अगर कर्मिक बार देखा जाए तो प्रथम ये आ जाएगा। उसके बाद डेलेस ने माना था भौगोलिक घटनाएं, ये भी सही है क्योंकि ये भी एक कारण था। अर्नेल स्टेइन ये माना था जलवायु परिवर्तन, तो जलवायु युग परिवर्तन या जलवायुगत परिवर्तन हो जाएगा, ये भी सही है। उसके बाद है गार्डनर ने माना था विदेशी आक्रमण, ये हालांकि इसकी संभावना सबसे कम था, लेकिन इसके ये भी एक विचार दिया था, यानी विचार के तौर पर ये चारों ही कथन सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लिया जाए, ऑप्शन कूट, यानी कूट में देखा जाए चारों ही कथन, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, चारों ही कथन क्या है? सत्य है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये किसने दिया था? ये रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे। ठीक है, किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर। 1917 का जो हुआ था चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद ही गांधी जी की ख्याति आता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र यानी महाजनपद की स्थापना हुई लगभग कब? ये कब होता है? तो 600 ईसा पूर्व। एक सवाल और यहाँ से आता है कि कहा जाता है कि मगध की उत्कर्ष कब होता है? तो वो भी आपको यहीं पर दिख जाएगा 600 ईसा पूर्व के आसपास, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, युद्ध है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करने का रहा है, इसका ऑप्शन भी साथ ही साथ देखा जाए। सबसे पहला पानीपत का प्रथम युद्ध, ये 26 में होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए का 3। ए का 3 देखिए, ए का 3 देखिए, तो ऑप्शन वाइज देखा जाए ए का 3, तो ऑप्शन केवल एक अगर आपको याद है पानीपत का प्रथम युद्ध, तो आपको ऑप्शन निकल कर जाएगा सी नंबर। बाकी खानबाक युद्ध, खानबाक होता है 27 में, चौसा पहले का 9 जाता है 39 हो जाएगा, फिर चौसा आ जाएगा 40 में, ऑप्शन हो जाएगा आपको सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। मतलब एलिमिनेशन मेथड लगाइए, आपको बहुत काम आने वाले हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार सन डैश में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुआ था या हुए थे? जो सिंधु के पास आया था वो 1221 में आया था। कब आया था? 1221, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 है,
सिखों के जो गुरु है उसके जो सिख गुरु है उसके जो कालानुक्रमणी पहली बार कौन आया, दूसरा कौन, इस तरह से अरेंज करना है तो देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 9, तो सबसे पहला कौन आता है, सबसे पहले आते हैं गुरु अर्जुन देव, ठीक है। उसके बाद आता है गुरु हरगोविंद, फिर तेग बहादुर और फिर अंतिम नहीं तेग बहादुर से, हाँ ठीक है, तेग बहादुर नम्मा आता है, उससे पहले आता है हरकिशन, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा क्रमवार 3 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 1 नंबर। ऑप्शन हो जाएगा आपको सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगे चोलपुरम रखा था, कि किसने रखा था गंगे चोलपुरम। ये भी आप ट्रिक के तौर पे सॉरी याद कर सकते हैं, राजेंद्र प्रथम था। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ये मैच द फॉलोइंग है, तो अशोक स्तंभ का संबंध किससे है, लोरिया नंदनगढ़ से, ये बिहार से ही है। क्वेश्चन 1 का 3 हो जाएगा। अब देखिए 1 का 3 ऑप्शन अगर छट दीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा 3 नंबर, ठीक है। यानी उसके बाद 60 वाली शीर्ष स्तंभ है ये रामपुरवा से है, तो ये हो जाएगा 2 का 4। उसके बाद लोमर्स गुफा, ये बराबर की गुफाओं बराबर हिल्स का पार्ट है, ठीक है। तो अब एक हो जाएगा। उसके बाद छिद्रयुक्त स्तूप कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रोपर, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपको सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, 12 नंबर कह रहा है कि प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था। पाषाण युग के जो निवासी था उसका ज्ञान किसका था, तो शिकार, जी हाँ, पहले शिकार ही मुख्य चीज था, तो कह सकते हो 12 का सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण था। पतन का एक संभावित कारण क्या था, तो ये चारों ऑप्शन है, इसमें देख लीजिए। तो मेन जो कारण था कि विशाल सेन वाहिनी के रखरखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों को प्राप्त वेतन एवं जमीन बंदोबस्त में होने वाले अर्थ व्यय की वजह से मौर्य साम्राज्य का अर्थव्यवस्था डगमगा। मेन क्या हुआ था, अशोक आया था, अशोक, ठीक है। अशोक आया तो ये क्या करता है कि बहुत बड़ा सेना रखता है, उसके अलावा बहुत दिनों तक, ठीक है, बहुत दिनों तक ये सेना के साथ भ्रमण करता है। भ्रमण करने से क्या होता है, उसके जो सेन सामान है उसके खर्च खुराक जो खर्च है वो बहुत बढ़ गया, और अशोक के बाद से ही उसकी जो अर्थव्यवस्था है चरमरा जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मोहम्मद गौरी के मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था। यानी गौरी वंश के बाद कौन आता है, ऐबक का कौन था, तो गुलाम वंश। मेनली वंश कौन है, तो गुलाम। 1206 में इसका स्थापना होता है, ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो सके थे। ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब थे। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, कहीं नहीं हुए थे, तो ये इंडियन नेशन, ठीक है, इंडियन नेशन लीग का स्थापना करते हैं, और इसके वजह से स्थापना नहीं होते हैं। बाद में ये 1886 में क्या करते हैं कि अपना जो संस्था उसको मिला देते हैं कांग्रेस में, और फिर ये बैठक में शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, शेरशाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूरी किए गए तथा उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया, यह शामिल था। तो उसमें मेनली शामिल क्या था, तो शामिल था कि काबुलियत, पट्टा, सरदिस, ये सभी को उसमें शामिल किया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा आपको डी नंबर। कौन हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, गुप्त शासकों में किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ऑप्शन देख लिया जाए क्या क्या दे रखा है, तो ऑप्शन दे रखा है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन शासकों यवनों एवं पल्लवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है। ये कौन था, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। और ये अपने जो सातवाहन वंश है उसको पुनः स्थापित करने में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, गुरु नानक का जन्म तालवंडी नामक स्थान पर किस वर्ष तथा किस नदी के किनारे हुआ था। किस वर्ष और किस नदी, ये नदी तो रावी नदी है, तो आप सिर्फ अगर नदी भी नाम हो तो भी काम चल जाएगा, यानी रावी नदी, और 1469 में। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है, तो वो कौन था मेनली, हो जाएगा आपको बंगाल के कृषक विद्रोह, और 1859 में जो हुआ था नील विद्रोह, यही माना जाता है। ऑप्शन सी नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? ये भाग के निकल गए थे, तो मात्र एक व्यक्ति है, वह है चंद्रशेखर आजाद, जो अंग्रेज के कभी हाथ नहीं आए थे। बाकी अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिरी और रोशन आरा को फांसी दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट ये 1925 की घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ। ये किस घटना की बात है? पूर्ण स्वामित्व तो बक्सर की घटना होता है, उसके बाद की है। ये 1765 की है। 1765 12 अगस्त 1765 की ये इसको अधिकार मिलता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? एक सेकेंड फ्रेंड, ये कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ, सॉरी 64 में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ये तो संधि हुआ था, लेकिन बंगाल बक्सर युद्ध के बाद ही ये प्राप्त हो गया था। ऑप्शन एक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन शेष बचे थे? ये क्वेश्चन 68 में पूछा था या 67 में, ये कोई इस तरह से क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में। ये थे जयप्रकाश नारायण जी। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। और 69 में क्वेश्चन था कि श्री कृष्ण को क्या कहा जाता है? श्री कृष्ण को बिहार केसरी जो है वो कृष्ण जी को कहा जाता है, श्री कृष्ण को। आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? ये क्वेश्चन भी 69 या 68 में पूछा गया था। ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऑप्शन जो 1930 में होता है, ऑप्शन देखा जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन हो जाएगा आपको डी नंबर। 1905 में स्वदेशी होता है, 1920 में असहयोग होता है और 1917 में चंपारण होता है। नेक्स्ट 25 नंबर, ये कूट है, तो देखा जाए कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सही सजाइए। तो चौरी चौरा कब होता है? 5 फरवरी 1922 को। ये 1922 की घटना है। चटगांव शस्त्रागार, ये डॉक्टर सूर्य सेन का है, मास्टर सूर्य सेन। ये 1930 की घटना है। मोपला विद्रोह, ये केरल घटना है 1921 का। तो पहले कौन हुआ? मोपला विद्रोह 1921, उसके बाद चौरी चौरा 3, फिर 1 और फिर 2, यानी 3 1 2। ऑप्शन देखा जाए 3 1 2 3 1 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अब ये ज्योग्राफी से है। ये क्वेश्चन 69 में पूछा था कि निहार का क्या है। ठीक है, तो ये मतलब समझ सकते हैं कि प्रीवियस सर्विस में कवर किया कह रहा है। 26 नंबर क्या कह रहा है? नेबुला या निहार का क्या है? तो ये एक तप्त गैस का गोला है। ये क्या है? एक तप्त गैस का गोला है। ये जो है कि धूल एवं मिट्टी के कण को क्या कहा जाता है? धूमकेतु जो होता है, मिलने, यही सब होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपको बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सेल भूपटल की प्राचीनतम सेल है? तो जो इग्नियस रॉक होता है, ठीक है, उसी को पेरेंट रॉक भी कहते हैं, इग्नियस रॉक या पेरेंट रॉक। ऑप्शन हो जाएगा आपको आग्नेय रॉक, ऑप्शन नंबर बी नंबर। इसी को पेरेंट रॉक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ये क्या कह रहा है? 28 कह रहा है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय मोरदार पर्वतों के एंटीक्लाइन, ठीक है, तथा सिनक्लाइन के में लावा का जमाव हो जाता है। इस प्रकार के बने आग्नेय सेल को क्या कहते हैं? इस प्रकार के आग्नेय सेल बनता है उसको कहते हैं फैकोलिथ। ठीक, क्या कहते हैं? फैकोलिथ। इस तरह जैसे कि ये मतलब कि ये चट्टान है, इससे लावा निकला, ठीक है, और ये जो बन जाता है ना अंदर में, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं फैकोलिथ। ठीक है, अलग अलग नाम है। नेक्स्ट 29, सुनामी लहरें किस लहरें अधिक सक्रिय रहती है? ठीक है, सु मतलब होता है लहर और नामी मतलब होता है तट, यानी तट पे उठने वाले लहर को सुनामी कहते हैं। ये जापानी शब्द है, ये भी ध्यान रखिए, ये जापानी शब्द है, कभी पूछा जा सकता है। अब कह रहा है लहरें अधिक कब होता है? ये जो लहर होता है अधिक सक्रिय रहती है, कहाँ पे? ये रहता है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन आपको डी नंबर। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, 30 नंबर क्या कह रहा है? तो 30 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृति स्थल खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? देखिए, अंक का मैदान करता है, मगध का क्षेत्र, मिथिला और सोन। देखिए सोन गंगा तो है ही, ठीक है, नहीं जो करता है वो मिथिला वाला, क्योंकि ये सबसे बिहार का सबसे ऊपरी वाला पार्ट है मिथिला। तो ऑप्शन हो जाएगा आपको, ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या। हाँ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको डी नंबर। मगध पटना वाला है, ये करता ही है। जो छोटानागपुर का पठार है उसके पार्ट। अंक का मैदान, ये अंग मैदान है भागलपुर वाला, ये करता ही है। सोन नदी, तो सोन का जो दुआब क्षेत्र है वो भी करता ही, यानी आपको आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्र में कठोर चट्टान के सामान्य सतह से उठे हुए टीले को कहते हैं? इस टीले को क्या कहते हैं? तो इसेलबर्ग, ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 32, ये क्या कह रहा है देख लिया जाए। 32 है कि जब पर्वतीय भाग से कई घाटी हिमनद नीचे उतरकर पर्वत के आधार यानी बेस एवं फुट एक दूसरे से मिल जाती है तो उस विस्तृत हिमनद को क्या कहते हैं। इस तरह से है, इसको इसे समझिए। ये जो मिल जाता है बेस और फुट, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं कि हो जाएगा माउंटेन और ग्लेशियर वैली। ठीक है, वैली ग्लेशियर ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ये क्या कह रहा है कि गंगा के डेल्टा निम्नलिखित में से किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करता है। डेल्टा जब पहुंचता है अंतिम में इस तरह से हो जाता है, इस क्षेत्र को इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ज्वार नदमुख। ठीक है, क्या बनाता है ये ज्वार बनाता है जो बंगाल की खाड़ी में आपको दिखता भी है। क्वेश्चन नंबर 34, डोल ड्रम्स। ठीक है, डोल ड्रम्स की स्थिति निम्नलिखित में से किस वायु दाब पेटी में है जिसकी उत्पत्ति तापीय कारणों से होती है। किस वायु दाब पेटी में। डोल ड्रम मेनली क्षेत्र कहाँ है, ये इक्वेटर है, इसके 5 जो डिग्री है ये डोल ड्रम क्षेत्र आ जाएगा दोनों साइड। इसको कब होता है ये हो जाएगा भूमध्य सागर या निम्न दाब पेटी। ठीक है, भूमध्य सागर निम्न दाब पेटी, इसको इससे समझना चाहिएगा। ये इक्वेटर है, ठीक है, ये जो क्षेत्र है, ये जो चूंकि यह निम्न दाब क्यों है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे लो टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर हुआ तो लो प्रेशर एरिया होता है। ठीक है, चूंकि टेम्परेचर और प्रेशर में इन्वर्स रिलेशन होता है, आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 35, भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में कितने अक्षांशों के बीच पाया जाता है। ये हो जाएगा 30 से 40 डिग्री पश्चिम में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर है कि भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, इसका अक्षांशीय विस्तार यानी अक्षांश पूछ रहा है तो अक्षांश हम लोग जान रहे हैं कहाँ से 8 से 37 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। ठीक है, लेकिन ये मुख्य भूमि है। ठीक है, मुख्य भूमि, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 37 है, ये नदी है और उस पर जो बना बांध है, सोचिए कुछ दो से मैच करने का है, देख लिया जाए। ऑप्शन भी साथ ही साथ 37 नंबर कह रहा है। देखिए कृष्णा नदी, आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कृष्ण जी नाग सांप से खेलता था, किससे, नाग सांप से, यानी क्या हो जाएगा कृष्णा नदी पर कौन सा सागर है तो नागार्जुन सागर, एक का एक हो जाएगा तो ऑप्शन सी खत्म। ठीक है, सतलज, तो भाखड़ा नगर आप जान रहे हैं, भाखड़ा नगर किस पे है, भाखड़ा नगर तो सतलज पर है, तो ऑप्शन हो जाएगा 2 का 3, तो 2 का 3 2 का 3 2 का 3, तो ये खत्म। ठीक है, ये खत्म। उसके बाद कह रहा है महानदी, तो महानदी पर कौन है, हीरा कुंड, तो 3 का 4 अगर देख लीजिए, अच्छा 2 का 2 है ना, तो फिर देख लीजिए कृष्णा पर तो नागार्जुन है, लेकिन जो ये जो है ना महानदी, ये इस पे है हीरा कुंड, यानी 1 का 1 और 2 का 4 है, तो 3 का 4 है, तो 3 का 4 ऑप्शन बी आ जाएगा। और 2 का 2 यानी सतलज नदी टिहरी पर है और भागीरथी भाखड़ा नगर है, तो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ये भी मैच द फॉलोइंग ही है, इसको भी देख लिया जाए। सूची को सूची 2 से मैच करने का रहा है। विश्वत रेखा पर कौन सा है, तो विश्वत रेखा पे आ जाएगा आपको जावा सुमात्रा, इन 1 का 4। 38 नंबर है, ये सूची को सूची 2 से मैच करने बोल रहा है, इसको भी देख लिया जाए। कह रहा है विश्वत रेखा कौन हो जाएगा, जावा। ठीक है, मानसूनी, तो मानसूनी क्या हो जाएगा, यानी 1 का 4 देखा जाए तो ये ऑप्शन खत्म। उसके बाद कह रहे विश्वत रेखा ये हो जाएगा आपको, सॉरी मानसूनी तो श्रीलंका ही है, भारत श्रीलंका, चूंकि भारत में मानसूनी और श्रीलंका में मानसूनी है। भूमध्य सागरीय, तो भूमध्य सागरीय का 3 का 3 हो जाएगा, 3 का जो है ना 3 ही हो जाएगा क्योंकि साइप्रस है, 3 का 3 साइप्रस हो जाएगा, तो 3 का 3 यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। और 1 का यानी उष्णकटिबंधीय ये हो जाएगा नामीबिया, मरुस्थल है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, तो आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ये नदियां हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है, यानी ये वाला पार्ट कौन सा है, देखिए बागमती है क्या, नहीं, बात खत्म। उसमें अजय है क्या, नहीं, बात खत्म। अब देखिए गंडक, बूढ़ी गंडक, सॉरी गंडक, कर्मनाशा, ये सब है, तो ऑप्शन देखा जाए तो कर्मनाशा है, गंडक है और घाघरा है, ऑप्शन हो जाएगा आपको सी नंबर। ये 40 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 40, ये वनजीव है और संबंधित राज्य है। तो नामदफा, ये नामदफा कहाँ पर फेमस है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। पेरियार, ये कहाँ पर है, केरल का हो जाएगा। बंदीपुर, ये कर्नाटक का है। और लामजाओ, ये है मणिपुर का।
ठीक है, यानी इसके अनुसार ऑप्शन सीधा से देख लिया जाए, ऑप्शन आपको मिल जाएगा 1 नंबर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कार्यशीलता की दृष्टि से बच्चा और वृद्धों की जनसंख्या को कहते हैं। बच्चा भी उपयोगी नहीं है और वृद्ध भी उपयोगी नहीं है, इसको कहते हैं एक्चुअली क्या है, टेक्निकल टर्म, इसको कहते हैं युवा और आश्रित जनसंख्या। क्या कहते हैं, आश्रित, क्या कहते हैं, आश्रित जनसंख्या, ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। वो जो पुष्पा वाला है, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, वो यही का पार्ट है। तो ये कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन सी नीलगिरी की पहाड़ियों में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 मानचित्र रचना में अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों के द्वारा किया गया था। यह विद्वान था यूनानी, कौन था, यूनानी, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 युग्म सुमेलित नहीं है। माउंट आबू ये राजस्थान का पार्ट है, या रावली है, सही है। कोडाइकल अन्नामलाई ये सही नहीं है, ठीक है। उटक मंड ये नीलगिरी पर है, ये सही है। शिमला फिर पंजाब में, ये भी सही है। तो जो सही नहीं है ऑप्शन हो जाएगा आपको बी नंबर। 45 यदि भारत के कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो जलवायु के प्रभाव पर क्या पड़ता, यानी इसको समझ लीजिए। कर्क रेखा यहाँ पर है, विषुवत रेखा यहाँ पर है। कह रहा है कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा, यानी यदि भारत के कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होता, यानी जो ऊपर है 23 डिग्री ये विषुवत रेखा पर होता तो क्या होता, इसका प्रभाव सीधा सीधी पड़ता कि कम ताप एवं कम वर्षा, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होता। क्या होता, अधिक ताप एवं, चूंकि पूछना चाह रहा है कि विषुवत रेखा पर क्या होता है, विषुवत रेखा पर डेली बारिश होती है, चूंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लो प्रेशर एरिया होता है, और शाम होते होते यहाँ पर बारिश होती है, ऑप्शन हो जाता है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है। ये जो पाया जाता है मेनली आपको पटना एवं गया, कहाँ पाया जाता है, पटना एवं गया, ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 कोझिकोड बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है। कोझिकोड का संबंध है केरल से, कहाँ पर है, केरल से। नेक्स्ट 48 निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 5 जून को। कब मनाया जाता है, 5 जून। और ये कब से मनाया जा रहा है, 1972 से। क्यों, क्योंकि स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, उसके बाद से ये 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है। तो सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मेडागास्कर है। ये 65वां बीपीएससी में पूछा गया था, ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है इंटेंस मेटाफोरिज्म यानी अति रूपांतरित वह क्रिया है जिसमें होता है मेनली क्या है, चूंकि रूपांतरित पूछ रहा है तो जो सेल है, जो इग्नियस रॉक या आग्नेय रॉक होता है यानी पेरेंट रॉक है, रूपांतरित सेल का भी रूपांतरित हो जाता है। यानी जो पेरेंट रॉक है उसमें बना उसमें रूपांतरित हुआ, ठीक है, फिर रूपांतरित से भी ये रूपांतरित हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपको सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 ये इकोनॉमिक्स से है, किससे है, इकोनॉमिक्स। तो ये देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अर्थशास्त्री यह मानना है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अल्प विकसित देशों के विकास को रोका है। एक्चुअली WTO भी आता है ना, वो भी इसको, या LPG मॉडल, ठीक है, LPG लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये भी एक तरह से विकास को रोकता ही है अल्प विकसित देशों को। ये किसका मानना था, ये जो मानना था आपको रोल प्रोविंस का भी, हेंस सिंगर का भी, गुरनार मडलर का भी, ठीक है, यानी सभी का मानना था, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 गोल्डन लॉज ऑफ वेज यानी मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कि मजदूर का जीवन स्तर में सुधार। जी हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसे ये LSW यानी लेबर एंड सोशल वेलफेयर में पढ़ना था, तो वो तो अभी नहीं पढ़ना आप लोग को, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 श्रम विभाजन एवं विशिष्टकरण यानी द डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन उत्पन्न करता है। ये क्या करता है मेनली, ये करता है, तो इसका मेन जो कारण है वो आंतरिक बचत, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? एक सेकंड फ्रेंड, हमको इसमें दोनों ही आता है, ठीक है, आंतरिक बचत भी आता है और बाह्य बचत भी आता है, क्योंकि ये स्पेशलाइजेशन भी जोड़ा हुआ है। तो इसका आंसर, फाइनल आंसर होना चाहिए सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर, सॉरी वो गलती हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, इसमें क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है यानी कुल आगम यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर बिक्री इंटू सीमांत आगम, यानी यही सही है। तो बाकी ऑप्शन नहीं देखना, गलत वाला ऑप्शन उसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट 55 कह रहा है, सभी ऑप्शन को देख लिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषता क्या है? तो इसको अगर एक लेमेन तौर से सोचिए, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आता है उसमें देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ कंपटीशन, उसके साथ साथ मिली ये तीन चीज़, हाँ मैनेजमेंट, ये सब भी आता है इंटरनेशनल व्यापार में। तो ये डिटेल भी नहीं पढ़ना, अभी ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। इसमें विशेषता क्या है? तो उसका जो मेन विशिष्टता है आपको हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन का एक ही आवश्यक परिणाम तथा इसका आधार विभिन्न देशों की विभिन्न सुविधाओं प्रदान करना। ठीक है, ये जो फिलाडेल्फस का जो संधि होता है उसमें यह माना जाता है कि मानव जो है ना, मानव कोई वस्तु नहीं है, ठीक है, उसी में आता है लेबर का कॉन्सेप्ट, वहीं से आता है डिटेल में। तो ऑप्शन आपको हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किया गया है? ठीक है, तो उपाय के तौर पे देखा जाए तो ये हो जाएगा आपको कि ग्रामीणों को उत्पादक पूंजीगत साधन प्रदान किए जाते हैं। जी हाँ, ये जो है IRDP में, इसमें मिलने क्या होता है, जो ग्रामीण है ना उसको प्रोडक्शन के लिए कैपिटल यानी एक तरह से पूंजी निर्माण या पूंजी निर्माण ही किया जाता है, पूंजी निर्माण। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट 57, भारत में बैंक दर निश्चित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? ये सबसे आसान क्वेश्चन अभी तक में, तो RBI के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, जीरो बजटिंग या जीरो बेस बजट आ सके, इसका मतलब होता है, इसे मान लेते हैं एग्जाम्पल तौर पे, कोई योजना इस साल शुरू हुआ, ठीक है, कोई योजना इस साल शुरू हुआ, ठीक है, इसमें 2 करोड़ रुपये खर्च हुआ। अब अगला साल योजना अगला साल भी जब इस योजना पे खर्च किया जाएगा तो ये माना जाएगा जो पिछले साल जो खर्च हुआ उसको जीरो मान लिया जाए, और जो खर्च अगले साल होगा उसको फिर से निर्धारित किया, इसी को जीरो बजटिंग कहते हैं। इसका 58 का आंसर देख लिया जाए, ये हो जाएगा आपको कि आय व्यय की प्रत्येक मद पर इस प्रकार विचार करना कि वह नई हो, यानी नई सिरे से करना, यानी पुराना को जीरो मान लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, प्रति व्यक्ति आय के मापदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो सबसे गरीब जो है वो शिवहर है, लगभग इसका 19,000 के आसपास है, जबकि टॉप पर पटना है, दूसरा में हमारा जिला बेगूसराय है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से क्या भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? गरीबी है क्या? जी हाँ, अंशिक संगठित श्रम शक्ति है क्या? तो हमारे संविधान में एक तरह से संगठन का अधिकार नहीं दिया गया, ठीक है, मतलब विशेष वर्ग को, लेबर को दिया है लेकिन विशेष वर्ग को नहीं दिया है। दूसरा है बेरोजगार एवं अर्ध बेरोजगार, ये है, बिल्कुल है। आय एवं सीमांत के वितरण की समानता, जी नहीं। अभी हाल ही में ऑक्सफार्म का रिपोर्ट आया है जिसमें दिखाया गया है 1% आबादी के पास 50% पास संपत्ति है। तो आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, ये पॉलिटिकल साइंस है, क्या है? पोल साइंस है, यानी राजनीतिक शास्त्र से है। क्वेश्चन नंबर 61 है, सूची 1 को सूची 2 से मैच कीजिए, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से कह रहा है, मैं राज हूँ, ये किसका कथन था? ये प्लेटो का है। किसका है? प्लेटो का, ठीक है, प्लेटो का, ये मैं राज हूँ प्लेटो का है। उसके बाद कह रहा है राज्य व्यक्ति से पहले है, राज्य यानी व्यक्ति से पहले है, यानी राज्य का वैल्यू दिया है। ये कथन किसका है? ये कथन अरस्तु का है, ठीक है, अरस्तु बोला है, अरस्तु के अनुसार राज्य व्यक्ति से पहले है। राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये किसका मानना है? ये मानना है FWG हीगल का। मेनली हीगल का है, हीगल के क्या है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है और राज व्यक्ति का बृहद स्वरूप है। ये कि राज व्यक्ति का बृहद स्वरूप है, ये लुइस 15 का है। ऑप्शन आपको हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन हो जाएगा आपको 1 नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है भारत के राष्ट्रपति, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं वह मिलकर बनता है। किससे बनता है? पार्लियामेंट मतलब संसद का दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य और विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ऑप्शन देख लिया जाए। ऑप्शन हो जाएगा संसद तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि निर्वाचित सदस्य है या नहीं। ऑप्शन हो जाएगा आपको बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? संशोधन की बहुल प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है। हमारे संविधान संशोधन में 3 तरह का संविधान संशोधन होता है। ठीक है, एक तो सिंपल से साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य के अनुसमर्थन से। ठीक है, उसके बाद राज्य को संशोधन के पहले संशोधन की पहल करने का अधिकार जी नहीं, राज्य को संशोधन का पहल करने का अधिकार नहीं, ये भी कथन सही है। कुछ संशोधन केवल राज्य के विधानमंडल द्वारा ही पारित किए जा सकते हैं। कुछ संशोधन जी हाँ आधे राज्य के अनुसमर्थन से ही हो सकता है। और संविधान संशोधन संबंधी विवाद के समाधान के लिए संसद की संयुक्त अधिवेशन बैठ सकते हैं। जी नहीं, संविधान संशोधन में चीज़ें नहीं है। ठीक है, संविधान संशोधन में ये बातें नहीं है। आप संविधान संशोधन विशेष नहीं बना सकते हैं। तो ऑप्शन देख लिया जाए। ऑप्शन के अनुसार आंसर एग्जैक्टली कुछ चूंकि 4 सब में दिया हुआ है तो ये होगा नहीं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि विशेष बहुमत व्यवस्था नहीं है संविधान संशोधन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को समर्थन? मार्क्सवादी मतलब क्या? कृषि वाला, लेबर वाला, लेबर। तो वो कौन सा क्या कहता है? स्पष्ट करता है। तो स्पष्ट करता है, देखिए राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषणकारी संबंधों के रक्षार्थ होता है। जी हाँ, और मार्क्स का कहना था कि राज्य जो मेन उद्देश्य क्या है कि उसका श्रमिक की रक्षा करना और उसको जरूरत के हिसाब से, ठीक है, जरूरत के हिसाब से उसको खर्च दिया जाएगा और राज्य के हिसाब से उसको काम लिया जाएगा। यही मेनली मार्क्सवाद है। 65 किन सिद्धांतों के आधार पर भारत में संसदीय प्रणाली वाली सरकार कार्य करती है? वो सिद्धांत कौन सा है? तो मेनली है कि जो मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारी होना। ठीक है, मंत्रिपरिषद में जो प्रधानमंत्री है उसमें वास्तविक होता है। उसके अलावा बात की जाए तो जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का होता है, ये भी कथन सही है। उपराष्ट्रपति के उच्च सदन का अध्यक्ष होता है, हाँ ये भी कथन सही है। और कार्यकारी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। जो कार्यकारी है वो निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी तो होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद में कार्यकारी अधिकार का होना। ऑप्शन का देखिएगा तो जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति उच्च सदन का अध्यक्ष होता है, लेकिन प्रशासन में उसका कोई योगदान नहीं है। ठीक है, उच्च सदन का अध्यक्ष होता है, वो सभापति भी होता है ना, तो वो उसका उपराष्ट्रपति की हैसियत से, लेकिन प्रशासन में उसका कोई उपयोगिता नहीं है। तो इस प्रशासन में अब ऑप्शन बी को हटा दिया जाए तो ऑप्शन बी को देखिएगा तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपको सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 उदार लोकतंत्र का सबसे विशेष लक्षण है, तो जो एक्सप्रेशन है, वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो होना चाहिए। तो ऑप्शन देखा जाए मेनली कि सभी व्यक्तियों को मतों का समान अधिकार है, ये है। उसके अलावा अगर ये ऑप्शन अगर ये आ जाए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आ जाए तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन ऑप्शन आपको नहीं दिया है तो आपको ऑप्शन बी के अनुसार जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह करने का प्रयत्न करता है, तो प्रयत्न करता है कि मेनली जो है राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करता है, जो बाध्यता है उसके आधार को व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही और तौर पर अधिकार कहलाने जाने के कानून की रचना है। अधिकारों की यह परिभाषा किससे संबंधित है? यानी ये किसने दिया था? मेनली ये बेंथम दिया था। किसने दिया था? बेंथम। ठीक है, ऑप्शन सी नंबर। 69 मतदाताओं का पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ है? तो ये जो है मेनली जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में था। ठीक है, और उसके बाद उसमें संशोधन किया गया था, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1958 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 70 क्या कह रहा है? 70 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? यह क्या था? मेनली
ऑप्शन सी अल्फ्रेडो रोक्को, ठीक है, ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट 71, क्वेश्चन नंबर 71 की बात की जाए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व है? कौन सा तत्व है? देखिए, राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता जनता नहीं, ये गलत है। मूल वंश धर्म, ये अनुच्छेद 15 का आधार है। अस्पृश्यता, ये 17 का आधार है। तो राज्य पर्यावरण की रक्षा एवं उसका संवर्धन का प्रयास करती है, अनुच्छेद 48 का इसका संबंध है, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रिट जारी करता है, कौन जारी कर सकता है? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, यानी अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट, यानी दोनों ही कर सकते हैं, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। 73, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी है, यह मत था, यह किसका मत था? यह मत था लॉर्ड एल्टन का, ऑप्शन लॉर्ड एक्टन का, ऑप्शन 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करना होता है? तो उपाध्यक्ष को, किसको? लोकसभा के उपाध्यक्ष, जो आपको ऑप्शन बी में दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोधी करते हैं, क्योंकि उसका मेनली कारण क्या है? तो मेनली कारण है कि दूसरे संगठन उतने महत्वपूर्ण है जितना कि राज्य है, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? जो नहीं है तो उसका आप अगर, तो आर्थिक समानता हमारे ऐसे भी, हमारे जो प्रस्तावना भी है ना, प्रस्तावना नहीं बल्कि उद्देशिका में कहीं भी आर्थिक मतलब इक्वलिटी की बात नहीं किया गया, ठीक है। इस तरह से फंडामेंटल राइट में, मूल अधिकार में ये बातें नहीं किया गया। नेक्स्ट 77, जनतंत्रीय समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे से इस आधार पर भिन्न है कि वह जोर देता है, यानी जनतंत्र और मार्क्सवाद। तो मार्क्सवाद में राज्य को महत्वपूर्ण मानता है, राज्य को महत्वपूर्ण मानता है, और जनतंत्र में लोगों को, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। 77 ये हो जाएगा व्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा व्यक्ति की स्वतंत्रता। और क्या दे रखा है? हाँ सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 78 भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये ऑप्शन दे रखा है ना, इसमें एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें कह सकते हैं लोक लेखा समिति किस आधार पे? तो ये वित्त का क्या करता है? निगरानी करता है, इस आधार पे कह सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा इसका आधार है कि इसमें राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों का सदस्य होता है। नेक्स्ट 79 किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 3 शब्द जोड़ा गया था, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट आखिर क्वेश्चन है जीके जीएस का। अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, जी हाँ, इसका पीडीएफ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं KARN कर्ण IAS PCS अकेडमी, या टेलीग्राम ग्रुप में आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिया हुआ लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का। नेक्स्ट, यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपना पद या त्याग पत्र देना चाहे या छोड़ना चाहे तो किसे संबोधित करेंगे? तो उपराष्ट्रपति को करेंगे, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। फ्रेंड्स इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जा चुका है। बाकी जो बच्चा इसका पार्ट सेकेंड, ये आपको दूसरा वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद।